हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, हम लोग लेखपाल मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे थे और यह इस श्रृंखला का 7वां टेस्ट सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम लोग ग्रामीण समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद साथियों, शाम तक या 1-2 घंटे में आप लोगों का हिंदी की जो 25 MCQ है उसका भी एक प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, जिसे आप लोग सॉल्व करिएगा और देखिएगा आप लोग जो है कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं साथियों, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? कृषि व्यवसाय, प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध, द्वितीयक आर्थिक गतिविधियां, सदस्यों में सजातीय का होना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन C। द्वितीयक आर्थिक गतिविधि जो है वह ग्रामीण समाज से रिलेटेड नहीं है। जैसे प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत जो है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र आते हैं, द्वितीयक के अंतर्गत जो है औद्योगिक क्षेत्र आता है, इंडस्ट्रियल, और तृतीय के क्षेत्र के अंतर्गत सेवा सर्विस सेक्टर आता है। तो द्वितीय के आर्थिक गतिविधि जो है वह आपके औद्योगिकरण से संबंधित है, न कि ग्रामीण समाज से। बाकी कृषि व्यवसाय, प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध और सदस्यों में सजातीयता का होना, ये सब प्राथमिक या ग्रामीण समाज की विशेषता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। अगला प्रश्न देखिए, किस पद्धति के द्वारा शोधकर्ता सामाजिक घटनाओं तथा उनकी वास्तु स्थिति का यथार्थ रूप से निरीक्षण करते, तथ्यों को संकलित करते हैं? अवलोकन, प्रक्षेपण, अवबोधन या अर्वचन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन A। अवलोकन जो है इसका सही आंसर है। अगला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है किसका? स्थानीय स्वशासन का, प्रतिनिधिक मूलक शासन का, जनवादी लोकतंत्र का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, A, B, C और फिर D? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन A। पंचायती राज व्यवस्था जो है वह स्थानीय स्वशासन का एक महत्वपूर्ण या कह सकते हैं जीता जागता उदाहरण है, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक उत्तम व्यवस्था है। ठीक है, अगला देखिए, नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है बड़ा आकार व घनत्व, उदार मानसिकता, गतिशीलता या अगतिशीलता। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन D। अगतिशीलता नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, जबकि बड़ा आकार व घनत्व होना, उदार मानसिकता और गतिशीलता ये सारे जो है वह नगरीय समुदाय की विशेषता है। अगला देखिए, ग्राम पंचायतों का प्रधान बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 20 वर्ष? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन B। ग्राम पंचायत का प्रधान बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो है 21 वर्ष। अगला देखिए, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आयु का स्रोत क्या है? अधिकतम आय का स्रोत क्या है? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदाय, संघीय राजस्व में अंश। बताइए कौन सा सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन C, सरकारी अनुदान। अर्थात राज्यों द्वारा जो पंचायतों को अब धन हस्तांतरित किया जाता है, धन प्रदान किया जाता है, वह पंचायतों का सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण अधिकतम बोल सकते हैं या महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पंचायतों को धन की प्राप्ति होती है वो राज्यों द्वारा जो उन्हें धन का आवंटन किया जाता है उसी से प्राप्त होती है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? मिर्जापुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, बिजनौर। यहाँ पे बात जनजातियों की प्रतिशतता वाला पूछ रहा है, जनजातियों की संख्या वाला नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B। अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जो प्रतिशतता है वो सोनभद्र में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक संख्या किस जिले में है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी ग्राम विकास योजना है? मनरेगा,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मनरेगा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। ये तीनों योजनाएं ग्राम विकास से संबंधित हैं। अगला देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के ध्येय से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पूरा कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम या फिर सामाजिक सहायता कार्यक्रम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा कार्यक्रम जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए या फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहरी सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराने के उद्देश्य से पूरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने ऐसे गांव हैं जहां की जनसंख्या 1000 से कम है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.38 लाख गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से कम है। और आपको बता दें साथियों, ग्राम पंचायत या पंचायतों का गठन होने के लिए एक गांव की जो जनसंख्या है वह मिनिमम कम से कम वहाँ की जनसंख्या 1000 होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक गांव की जनसंख्या 1000 है तो वहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन होता है। अगर 1000 से कम है तो 2 या 2 से अधिक गाँव को मिला करके एक पंचायत या एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। ठीक है, जब तक कि टोटल संख्या नागरिकों की जो उस क्षेत्र में या उस गांव में रहते हैं उनकी संख्या 1000 नहीं हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ग्राम पंचायतों के गठन के लिए न्यूनतम संख्या जो है वो 1000 है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को कितने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 2500 रुपया, 3500 रुपया, 4000 रुपया, 6000 रुपया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6000 रुपये की सहायता दी जाती है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ मुजफ्फरनगर जिले में किस वर्ष में किया गया था। 1954 में, 64, 62, 60 या 1970। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964 में मुजफ्फरनगर जिले में चकबंदी योजना की प्रारंभ की गई थी या चकबंदी योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, जब किसान अपनी इच्छा से चकबंदी करने को तैयार होता है तो इसे क्या कहा जाता है। अनिवार्य चकबंदी, ऐच्छिक चकबंदी, पूर्ण अनिवार्यता चकबंदी या फिर आंशिक चकबंदी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐच्छिक चकबंदी। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से चकबंदी करने के लिए तैयार होता है तो उसे ऐच्छिक चकबंदी बोलते हैं। और पूर्ण अनिवार्यता चकबंदी, जब सरकार द्वारा चकबंदी को बाध्य किया जाता है किसी क्षेत्र में कि वहाँ पे चकबंदी होना ही है तो उसे अनिवार्य चकबंदी या पूर्ण अनिवार्य चकबंदी कहा जाता है, क्योंकि उसमें कोई विकल्प नहीं होता है कि हमें नहीं चकबंदी के थ्रू अपनी ज़मीन का चकबंदी नहीं कराना है या फिर से नहीं करना है, उसमें वो अनिवार्य होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से चकबंदी के लिए तैयार होता है तो उसे ऐच्छिक चकबंदी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, सी रंगराजन की रिपोर्ट 2014 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाले या उस राशि के व्यय पर जीवन यापन करने वाले को गरीब माना गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में, ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन में 32 रुपया खर्च कर रहा है या व्यक्ति 32 रुपये उसकी दैनिक खर्च है तो उसे माना जाएगा कि वो जो है गरीब नहीं है, अगर 32 रुपया उससे अधिक खर्च कर रहा है। और यदि 32 रुपये से कम खर्च कर रहा है तो वो गरीब माना जाएगा। और ये किसकी रिपोर्ट है, रंगराजन की रिपोर्ट है। 32 रुपये में क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा क्या मिलता है। अगला देखिए, कृषि के समस्त विकास से किस कृषि क्रांति का संबंध है। काली क्रांति, भूरी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति या फिर लाल क्रांति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी।
इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कृषि के समस्त विकास से कृषि क्रांति का जो संबंध है उसे इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है? धान, गेहूं, दाल या फिर ये सभी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत धान, गेहूं और दाल इन तीनों फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहलाता है, या फिर स्थान होने के स्थान को क्या कहा जाता है? बिंदु, विश्राम, टारगेट या मुकाम? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे मुकाम कहा जाता है। अगला देखिए, निम्न अधिकारियों में से आज्ञा मिलने पर पटवारी जिस अधिकारी की आज्ञा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा वह अधिकारी कौन है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, तहसीलदार या फिर गिरदावर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएम या जिलाधिकारी के निर्णय या फिर से उसकी आज्ञा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ था? संविधान का पहला संविधान संशोधन, सातवां या 14वां संविधान संशोधन, 17वां या फिर से 44वां? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किया गया और इसी से संबंधित ताकि इसे न्यायालय में चुनौती न दिया जाए और या फिर इसमें न्यायालय जो है कोई हस्तक्षेप ना करे, ये एक 9वीं अनुसूची में इसे जो है भूमि सुधार से संबंधित सारे नियम कानून बना करके उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, जिससे कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें किसी भी प्रकार का गतिरोध ना कर सके। और वो भी कब तक, केशवानंद भारतीवाद 1973 के पहले तक जो भी कानून या नियम बना करके 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनका पुनरीक्षण जो है न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। लेकिन 1973 के बाद यदि कोई नियम कानून जो है बना करके 9वीं अनुसूची में डाला जाता है और यदि वह कानून संविधान के किसी भाग, अनुच्छेद या अनुसूची किसी भी संविधान के किसी भाग का या अनुच्छेद का अतिक्रमण करता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। 1973 के पहले यदि डाला गया है तब चुनौती नहीं दी जा सकती, 1973 के बाद डाला गया है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, और भूमि सुधार से संबंधित सभी कानूनों को 9वीं अनुसूची में ही डाला गया था पहले संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहा जाता है? मानचित्र कला, मानचित्रांकन, सर्वेक्षण कला या फिर धरातल प्रदर्शन कला? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसे सर्वेक्षण कला कहा जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में मृदा के स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा किस उर्वरक का वितरण किया गया था? जिंक सल्फेट, पोटाश, जैव खाद या जिंक सल्फाइड? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में मृदा के स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा जिंक सल्फेट का वितरण किया गया था। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा या फिर लखनऊ? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नोएडा में खाद्य पार्क की स्थापना की गई है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुहागन नगरी के नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद, लखनऊ, फिरोजाबाद, कन्नौज? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोजाबाद को सुहागन नगरी के नाम से जाना जाता है। और फिरोजा किस लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद जो है वह प्रसिद्ध है या फेमस है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2020 के तहत प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को कितनी राशि प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है? 1500 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये या 4000 रुपये?
पता है इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 रुपये। मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना 2020 के अंतर्गत जो प्रशिक्षु होते हैं उन्हें 2500 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। और इसके साथ साथ सरकार का ये मतलब वो है कि इन्हें कौशल प्रदान किया जाएगा, और कौशल प्रदान करने के दौरान ही ये पैसे जो हैं 2500 रुपये वो दिए जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आगरा, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद। पता है इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर कृषि औद्योगिक विश्वविद्यालय जो है वो कानपुर नगर में स्थित है। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए मिलेंगे अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों का इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जा के डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।